हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जो कि है आपकी द लास्ट राइड टुगेदर, जिसको कि लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश यूनिट वाइज, तो जिसमें कि मैं आपके यूनिट 1 to 6 की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो इस पोएम की या किसी और भी पोएम की या किसी भी लेक्चर की आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबी पोएम है ये, काफ़ी सारे स्टैंजास इसके अंदर हैं। और अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 1 में बता चुकी हूँ, और लास्ट वीडियो में भी हमने उसको डिस्कस किया था। फिर भी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। इसमें क्या होता है, कभी देखिए मोनोलॉग मतलब होता है, मोनो मीन्स सिंगल। तो इस फॉर्म के अंदर बेसिकली होता क्या है कि एक सिंगल पर्सन जो कि एक पोइट्री को ड्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और इसमें सेकंड पर्सन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन के द्वारा ही इसको लिखा जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है द लास्ट राइड टुगेदर। तो इसमें होता क्या है कि जो पोइट है, उनकी जो पोइट्रेस है वो उनको छोड़ के जा रही होती है। मतलब इनका अपनी जो पोइट्रेस है उनसे ब्रेकअप हो जाता है और ये हमेशा के लिए सेपरेट होने वाले हैं। तो अपनी जो पोइट्रेस है उनसे ये बोलते हैं कि क्या हम अलग होने से पहले एक लास्ट राइड पे चल सकते हैं। तो पूरी की पूरी पोएम जो है उसी पे बेस्ड है। ये उनसे परमिशन मांगते हैं अपनी पोइट्रेस से कि वो उनके साथ वो जो है इनकी पोइट्रेस इनके साथ एक लास्ट राइड पे चले। और देखिए फिर आगे हम देखते हैं कि पोइट्रेस इनको हाँ करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो उसके बाद इनकी लास्ट राइड पे क्या क्या चीज़ें इनके साथ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं, आई सेड then dearest since tie so, since now at length my faith I know, since nothing all my love avails, since all my life seemed meant for fails, since this was written and needs must be, my whole heart rises up to bless your name in pride and thankfulness, take back in the hope you gave. I claim only a memory of the same, and you beside it you will not blame your leave for one more last ride with me. तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा की स्टार्टिंग की इन 5 लाइंस को डिस्कस करें तो यहाँ पे पोइट बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो पोइट्रेस है, मतलब उनकी लाइफ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट वो थी, और उनको ये सुन कर के काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं शौक लगता है जब वो जानते हैं कि उनकी जो पोइट्रेस है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो पोइट के साथ आगे कंटिन्यू अपने रिलेशन को नहीं करने वाली हैं। तो जब इनको पता चलता है, इनको ऐसा महसूस होता है कि अब जो पूरी की पूरी दुनिया है वो इनके लिए ख़त्म हो चुकी है। अब इनका जो लव है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। अब ये अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि हाँ, शायद मैं जानता था कि एक दिन हम अलग हो जाएंगे, और शायद मैं जानता था कि मेरी किस्मत ख़राब है कि जो चीज़ें मुझे मिली थी या जो साथ मुझे मिला था वो एक ना एक दिन मुझसे अलग होगा। तो वो कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं ये मालूम था कि मेरा प्रेम एक दिन फेल होगा और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये भी लिखा हुआ था कि वी नीड्स मस्ट बी, माई होल हार्ट राइजेज अप टू ब्लेस, कि जब पोइट्रेस उनको मिलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ उनकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ती है। मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं और एक नई स्टार्टिंग उनकी लाइफ को मिलती है। लेकिन उनको पता था कि वो स्टार्टिंग ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली है, एक ना एक दिन वो एक दूसरे से अलग होंगे। तो जब भी वो अपनी पोइट्रेस का नाम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उनको धन्यवाद देते हैं कि मैं खुश हूँ जितना वक्त या जितना मतलब साथ तुमने अब तक मुझे दिया, जितने भी टाइम तुम मेरी लाइफ में रही, उस लाइफ को, उस टाइम को मैं धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा। और फिर ये कहते हैं कि अगर हम अलग होते हैं तो वो वापस से मुड़ के नहीं देखेंगे। मतलब जो भी उनके साथ की अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी मेमोरी है, अच्छी बातें हैं, उनको वो याद कर करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे को ब्लेम वो नहीं करेंगे। मतलब जैसे अक्सर होता है कि लोग अलग होने के बाद या झगड़े के बाद एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो ये यहाँ पे कहते हैं, आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सम एंड द बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, कि अगर तुम ब्लेम नहीं करती हो तो मैं केवल और केवल उन अच्छी यादों को अपने साथ रखूँगा जो तुमसे और मुझसे जुड़ी हुई हैं।
फिर वो कहते हैं कि अगर तुम परमिशन दो, अगर तुम हाँ करती हो, तो क्या एक बार और हम एक लास्ट राइड पे चल सकते हैं? क्या हम एक आखिरी बार मिल सकते हैं, मतलब एक आखिरी राइड पे हम चल सकते हैं? तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंजा में कि पोइटस क्या इनकी जो मिस्ट्रेस है वो इनसे क्या कहती हैं। एक सेकेंड। तो अगले स्टेंजा में पोइट कहते हैं, माई मिस्ट्रेस बेंट दैट बोज ऑफ हर्स, दोज डीप डार्क आइज वेयर प्राइड डिमर्स, व्हेन पिटी वुड बी softening throw, fixed me a breathing while or two, with life or death in the balance right, the blood replenished me again. My last thought was at least not vain. I and my mistress side by side shall be together, breath and ride. So one day more am I defied. Who knows but the world may end tonight. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो अपने मिस्ट्रेस की बात करते हैं कि किस तरीके से उनका होना जो है वो पोइट के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनकी जो मिस्ट्रेस है, उनकी जो आंखें हैं, डीप डार्क आइज़ हैं, जो कि एक प्राइड उनको देती हैं, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो गरिमापूर्ण जो कवि हैं वो महसूस करते हैं अपनी मिस्ट्रेस को लेकर के। फिर आगे ये कहते हैं कि शायद सारी की सारी जो चीज़ें थी वो वर्ल्ड में फ़िक्स थी, हमारा एक होना, अलग होना, तो हम मतलब जब दो थे या अब दो नहीं रहेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फ़िक्स हैं। कि जैसे कि लाइफ और डेथ होती हैं फ़िक्स, जैसे कि लाइफ और डेथ का बैलेंस होता है, वैसे ही हमारे रिलेशन का भी है। बट फिर भी वो कहते हैं कि द लास्ट थाट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन, कि कम से कम मेरी लाइफ का जो लास्ट थाट है वो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि कभी यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इतना ही है, कि जो मेरी लास्ट राइड होगी वही मेरी लाइफ का लास्ट डे होगा। इसके बाद शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, इसके बाद शायद लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, कभी वो चीज़ें दोबारा नहीं होंगी, और कभी लाइफ पहले जैसी खुशहाल नहीं होगी। तो वो सोच लेते हैं कि यही उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और वो कहते हैं कि बट मुझे इस चीज़ को जानकर खुशी होगी कि मेरा लास्ट थॉट बेकार नहीं गया, मुझे अपनी मिस्ट्रेस के साथ एक दिन और मिलेगा, और वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार और बहुत ही खुशनुमा होगा। तो फिर वो कहते हैं कि कौन जानता है कि जो वर्ल्ड है वो मेरे लिए आज रात को ही ख़त्म होने वाला है। अब चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें पोइट कहते हैं, हश इफ़ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड, ऑल बिलोडी बेसन ओवरबाउड by many benedictions, suns and moons and evening stars at once. And so you looking and loving best, conscious grew your passion, drew cloud, sunset, moonrise, starshine, to draw on you near yet more near, till flesh must fade for heaven was here. Thus lent she and lingered joy and fear. This lay she a moment on my breast, down on you near and yet more near, till flash must fade for heaven was here. Thus lent she and lingered joy and fear. Thus lay she a moment on my breast. अब यहाँ पे जो पॉइंट है, क्योंकि उनकी जो मिस्ट्रेस है वो उनके पास बैठी हुई हैं, तो उनके आने के बाद जो पॉइंट है उनके मन में क्या क्या थॉट्स आते हैं और क्या क्या चीज़ें वो अपनी मिस्ट्रेस को लेकर के फील करते हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने बताया है। कि उनके लिए जब मिस्ट्रेस उनके पास बैठी हैं तो वक्त कुछ ऐसा है कि जो चंद्रमा है, सूरज है, वो सब बेंट होकर के उनके पास आ चुके हैं, और जो शाम है वो तारों से भरी एक शाम है, तो मौसम बहुत ज़्यादा खिलखिला है, और जो वेस्टर्न क्लाउड्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब है एक पोइटिक लैंग्वेज में यहाँ पे पोइट ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है जब उनकी मिस्ट्रेस उनके पास बैठी हुई हैं। और जितना भी दूर दूर तक आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, मतलब एक लविंग एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है, और आपको सारा एनवायरनमेंट लविंग लगता है क्योंकि आप अपनी मिस्ट्रेस के पास हैं इस टाइम। क्लियर। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं मतलब क्लाउड, सनसेट, मूनराइज, स्टार शाइन, सब चीज़ों की बात करूं तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो शाइन करती हैं क्योंकि उनकी मिस्ट्रेस उनके पास बैठी हुई हैं। आगे बात करें तो पोइट कहना ये चाहते हैं कि उनके दिन, रात, सुबह, शाम सारे के सारे जो हैं उनकी मिस्ट्रेस से हैं, और अगर उनकी मिस्ट्रेस उनके साथ रहती हैं तो ये सारा जो टाइम है उनकी लाइफ का हर मूवमेंट एकदम ब्यूटीफुल हो जाता है। आगे वो कहते हैं, एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, मतलब तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, मतलब अपनी मिस्ट्रेस को देख करके यहाँ पे अपने थॉट वो रख रहे हैं।
क्लाउड सनसेट मूनराइज स्टार शाइन टू डाउन ऑन यू नियरेस्ट येट। मतलब उनके कहने का सिंपल मतलब ये है कि पोइट के दिन रात सुबह शाम सब के सब जो हैं उनकी मिस्ट्रेस से हैं। तो जब तक मिस्ट्रेस उनके पास रहती हैं उनके लिए इन सब चीज़ों का महत्व है। अगर उनकी मिस्ट्रेस नहीं रहती हैं तो इन सब चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन वॉज देयर, कि जब तक उनकी मिस्ट्रेस उनके पास रहती है उनको फील होगा कि जो हेवन है वो आज उनके ही कदमों में है या उन्हीं के पास है। तो अगर उनकी मिस्ट्रेस दूर जाती हैं तो पोइट के लिए इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। सुबह शाम दिन रात सूरज चाँद, मतलब जितना भी नेचर का एक व्यू कह लीजिए, लाइफ के जितने भी बेस्ट मोमेंट हो सकते हैं पोइट की लाइफ में वो उनकी मिस्ट्रेस के होने से है। मतलब अगर उनकी मिस्ट्रेस चली जाती हैं तो इन सारे मोमेंट का पोइट के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। अब आगे देखते हैं। तो अगली लाइन में पोइट कहते हैं कि अगर उनकी मिस्ट्रेस उनका मतलब जो मिस्ट्रेस है अगर वो अपना सर पोइट की चेस्ट पे रखती हैं, पोइट की ब्रेस्ट पे रखती हैं, तो उनको काफ़ी एक पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। अब ये जो हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं ये पोइट की इमेजिनेशन है, मतलब ये सारी चीज़ें रियल में हैपन नहीं हुई हैं। पोइट केवल कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा एक प्लीजिंग उनको फील होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, फिर वो कहते हैं देन वी बिगिन टू राइड, कि यहाँ से उनके और उनकी जो मिस्ट्रेस है उनकी राइड शुरू हो जाती है। और सोल स्मूथ इटसेल्फ आउट अ लॉन्ग क्रैम्पल्ड स्क्रोल फ्रेशिंग एंड फ्लटरिंग इन द वाइंड। Past hopes already lay behind. What need to strive with a life away? Had I had that, had I done this, so might I gain, so might I miss. Might she have loved me just as well? She might have hated, who can tell? Where had I been now if the world was belief? And here we are riding, she and I. देखिए अगले स्टैंजा में पोइट ने कहा है कि यहाँ से उनकी राइड शुरू होती है और एक लंबा वक्त या एक उनकी लाइफ का लंबा आखिरी वक्त यहाँ से शुरू होता है। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो एक फ्लटरिंग वाइंड वहाँ पे ब्लो कर रही है उसमें वो होप करते हैं कि उनका जो पास्ट है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो फिर वो सोचते हैं व्हाट नीड टू स्ट्राइव विद द लाइफ अवे, कि अब जो आने वाला जीवन है मुझे उसके साथ क्या करना होगा, क्या वैल्यू है मेरी लाइफ में आगे वाले जीवन की। फिर वो कहते हैं हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, मतलब वो सोच रहे हैं यहाँ पे क्या मैंने पास्ट में क्या किया है, क्या कहा है, मतलब क्या वो चीज़ें रही हैं जिनकी वजह से उनकी मिस्ट्रेस उनसे दूर हो गई हैं। और अगली लाइनों में पोइट कहते हैं कि क्या मैंने कहा, क्या उसने कहा, या क्या मैंने पाया, क्या उसने खोया, क्या मैं उसे मिस करूँगा, क्या वो मुझे मिस करेगी, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सोचनी हैं। माइट शी लव मी, हो सकता है वो मुझे अभी भी प्यार करती हो जैसे कि पहले करती थी। शी माइट हैव हेटेड, हो सकता है वो मुझे नफ़रत करती हो, ये सारी चीज़ें मुझे कौन बता सकता है, आई डोंट नो। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हो सकता है उनकी जो मिस्ट्रेस है वो उनसे अभी भी प्रेम करती हैं या नहीं करती हैं, या उन्होंने इस प्रेम में क्या पाया क्या खोया, इन सब चीज़ों को उन्हें नहीं सोचना है और बस उनको अपनी ये लास्ट राइड इन्जॉय करनी है। तो यहाँ पे फिर से वो लास्ट लाइन में कहते हैं हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई, कि यहाँ पे उसकी और मेरी राइड शुरू होती है। और इससे पहले वाली लाइन में पोइट ने कहने की कोशिश की है वेयर हैड आई बीन नाउ इफ़ द वर्ल्ड बफॉल, कि अगर आज के आज ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है, मतलब उनकी मिस्ट्रेस आज उनसे मिलके चली जाएंगी, तो उसके बाद उनकी लाइफ का क्या होगा, आगे वो लाइफ में क्या करेंगे। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा को। फेल आई अलोन इन वर्ल्ड एंड डीड। देखिए इस लाइन में पोइट कहना चाहते हैं कि क्या मैं, देखिए पोइट के कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्या इस संसार में मैं अकेला हूँ जो अपने कार्य में या जो अपने प्रेम में असफल हुआ है। वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सेड, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या सभी जो आप कह सकते हो सभी जो मेंस हैं, जितने भी मेल्स होते हैं स्पेशली, क्या सभी को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या कोई ऐसा भी है जो अपने लव में सक्सेस हो पाता है या लाइफ में सक्सेस हो पाता है। नेक्स्ट ये कहते हैं वी रोड इट सीम माई स्पिरिट फ्लू सॉ अदर रीजन्स सिटीज़ न्यू एज द वर्ल्ड रश बाय एन इधर साइड आई थॉट ऑल लेबर येट नो लेस बेयर अ बेनेथ देयर unsuccess look at the end of work contrast the pity done the undone vast the present of there with the hopeful past I hope she would love me here we ride। देखिए एक चीज़ इसमें आपको कॉमन दिखेगी, जो ये पोएम हम पढ़ रहे हैं द लास्ट राइड टुगेदर, इसके सभी स्टैंजास के अंदर एक कॉमन है। जो पोएम हम पढ़ रहे हैं इसके सभी स्टैंजास में अगर आपने नोटिस किया हो
तो हर स्टैंजा के लास्ट में पोइट ने कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड किया है कि जिसके अंदर ये जो राइट वर्ड है ये आपको देखने को मिल जाएगा। मींस एग्ज़ाम में जब ये पोएम या इस पोएम के बीच में से कोई भी स्टैंजा आपको मिलेगा जिसका एक्सप्लेनेशन या फिर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे, तो वहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी पोएम है और इसको किसने लिखा है, क्या इसका पोइटिक थीम था, क्या इसका स्ट्रक्चर था, क्या फॉर्म ऑफ पोइट्री थी। तो लास्ट में भी यहाँ पे पोइट ने बोला है आई होप शी वुड लव मी हियर वी राइड, कि वो आशा करते हैं कि वो उनसे प्रेम करेगी, और यहाँ से उनकी राइड फिर से शुरू होती है। तो इस पूरे स्टैंजा के अंदर मेनली पोइट ने कहा ये है कि देखिए, क्या सभी जो मैन हैं, क्या उन सब के साथ यही प्रॉब्लम होती है, क्या वो अपने लव में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, या जो मेंस हैं वो अपने हर काम में, हर फील्ड में इसी तरह का अनसक्सेस फेस करते हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करें या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, रीजन्स के अंदर, या कुछ आप कह सकते हो मतलब कोई भी रीज़न्स है वहाँ पे, जितने भी रीज़न्स हैं वहाँ पे जो मेंस हैं सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है, अपने वर्क को लेके, लाइफ को लेके, कॉन्ट्रास्ट को लेके। सबके साथ कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें अनडन भी रह जाती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि उन सभी चीज़ों के साथ हम अपने प्रेजेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, होपफुल कि जो हमारा पास्ट था शायद हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हम उससे बेटर बना सकें। इसी होप के साथ वो आगे बढ़ते हैं और अपनी राइड को कंटिन्यू रखते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इस पोएम की तो 3 स्टैंजास अभी भी रह जाते हैं और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। बट अगर मैं इस वीडियो को पार्ट में बनाती हूँ, मतलब कुछ स्टैंजास आपके पार्ट 1 में, कुछ पार्ट 2 में, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, या आपकी लर्निंग में वो गैप आ जाता है। तो इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, बट पूरी की पूरी पोएम को हम इसी में ख़त्म करेंगे। तो वो टोटल 110 लाइंस इसके अंदर थी और काफ़ी सारे स्टैंजास थे, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। इसके नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, और बाकी सारे जो लेक्चर्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और इंग्लिश की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो। तो देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट कहते हैं व्हाट हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेयर, कि क्या कभी हमारे हाथों का और ब्रेन का जो पेयर है वो बन पाया है, क्या दोनों आपस में मिल करके कभी काम कर पाए हैं। वॉट हर्ट लाइक कंसीव्ड एंड डेयर, कि देखिए जिन चीज़ों को हर्ट हमारा करना चाहता है या जिनको करने की डेयर करता है, क्या वो कभी भी एक तरीके से पेयर में आ पाते हैं। मतलब जो हमारा देखिए ब्रेन है, जो ब्रेन हमें मैसेज देता है, वही हमारे जो हाथ हैं उसी काम को वो दोहराते हैं। बट क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके ब्रेन से बिना मैसेज मिले आप अपने हाथों को मूव कर रहे हो, या फिर आपके जो हैंड मूवमेंट है और जो ब्रेन मूवमेंट है वो टुगेदरली वर्क करें। नेक्स्ट ये बोलते हैं व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थ्रू हैड बीन, व्हाट विल बट फेल्ट द फ्लैशिंग स्क्रीन, वी राइड एंड आई सी हर ब्लॉसम हीव। देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि जो उनकी मिस्ट्रेस हैं वो उनके पास बैठी हुई हैं और उनकी राइड कंटिन्यू है। तो जैसे ही वो अपनी मिस्ट्रेस की तरफ देखते हैं, काफ़ी फ्लैशी या काफ़ी आप कह सकते हो बॉसम उनको फील होता है। हेयर्स मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच 10 linens a statement's life in each. The flag stuck on a heap of bones. A soldier doing what atones. They scratch his name on the abbey stone. My riding is better by their leave. देखिए यहाँ पे पोइट ने एक जो आर्मी ऑफिसर होते हैं उनका एग्जांपल लिया है कि एक सोल्जर की लाइफ में क्या होता है। बेसिकली पूरी लाइफ वो मेहनत करता है और एक दिन जो उसका शरीर है पूरा का पूरा एक हड्डियों का ढांचा बन जाता है। मतलब जब वो शहीद हो जाते हैं देश के लिए, तो उसके बाद क्या मिलता है उनको, केवल एक पत्थर पर उनका नाम लिखवा दिया जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि उससे बेटर तो मेरी राइड है, कि शायद उनको ना तो अपनी वाइफ, ना अपनी लाइफ, ना ही अपनी फैमिली, और आप कह सकते हो कि एक जो प्राइवेट या पर्सनल टाइम हर इंसान को चाहिए होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, शायद वो टाइम सोल्जर्स को नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से पोइट कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को एक सोल्जर की लाइफ से, कि शायद उनके कंपैरिजन में मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेटर है। तो मैं अपनी लाइफ में अपनी जो राइड है इसको कंटिन्यू रखता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो बोलते हैं व्हाट डज इट ऑल मीन पोइट, कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। वेल योर ब्रेन्स बीट इन टू रिदम यू टेल, वट वी फेल्ट ओनली यू एक्सप्रेस, कि वो चीज़ें जिनको हम केवल और केवल महसूस करते हैं, पोइट ने उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुली, कि आप जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी ब्यूटीफुली होल्ड कर पाते हो। देखिए ब्यूटीफुली होल्ड करने का यहाँ पे मतलब है कि जो घटनाएं उनके साथ घट रही हैं, पोइट के पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो उन सभी चीज़ों को लेकर के परेशान हो सकते हैं, वहीं पे अपनी लाइफ को मतलब रोक सकते हैं, वहीं पे बैठ जाएं, आगे ना बढ़े।
बट इस सब से भी वो निकल कर के आगे चलते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं देखते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट स्टैंजा में और इसकी कुछ लास्ट लाइंस में। तो फिर वो बोलते हैं एंड पेस दैम इन रिदम, कि अपनी लाइफ के सारे मूवमेंट्स को, प्रॉब्लम्स को आप सेम रिदम में साइड बाय साइड कैसे अरेंज कर लेते हैं। एंड टाई समथिंग ने इट्स मच बट देन हैव यू योरसेल्फ व्हाट्स बेस्ट फॉर मैन, कि क्या आपने कभी खुद ने सोचा है या रियलाइज़ किया है कि क्या चीज़ एक मैन के लिए अच्छी हो सकती है। आई यू पेयर सिक ओल्ड और योर टाइम नेवर वन विथ योर ओन sublime. Then we who never have found a rhyme sing writing is a joy for me I write. देखिए वो कहते हैं कि अगर आप अपने प्रेम के बारे में सोचें तो चाहे वो पुअर है, सिक है, ओल्ड है, या आपका समय ख़राब है, या जो भी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपकी सबकी खुद की अपनी है। तो उनके साथ में आपको खुद को, लाइफ को आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों को एक ऑब्स्टिकल मान के रुकना नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जिस तरीके की पोएम के अंदर रिदम, राइम इम्पॉर्टेंस है, उसी तरीके से लाइफ में ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट अपनी रखती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ मैं अपनी राइड को फिर से कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट टाइम में कहते हैं एंड यू ग्रेट स्कल्पचर सो यू हैव गेव अ स्कोर ऑफ योर्स टू आर्ट, कि देखिए जैसे जो लोग स्कल्पचर्स बनाते हैं अगर हम उनको देखें तो काफ़ी टाइम टेकिंग उनका एक प्रोसीजर होता है स्कल्पचर को तैयार करने का, बहुत ज़्यादा टाइम उनको लगता है, बट उसके बाद भी वो अपनी आर्ट को खुद स्कोर नहीं दे सकते हैं। हाँ स्लेव एंड दैट्स योर वैनिश वेंस वी टर्न टू यंगर गर्ल्स दैट गॉड्स टू द बर्न योर acquisitions and sell I repine, what man of music you grown grey with notes and nothing else to say, is this your soul? Praise from a friend, greedy his opera's strain intent, put in music we know how fetch line, I gave my youth but we ride in together. तो देखिए लास्ट ये स्टेंजा की लास्ट लाइन को हम पढ़ रहे थे जिसमें फिर से इन्होंने इंक्लूड किया है शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइड, कि वो कोशिश करते हैं या वो चाहते हैं। वेट अ मिनट, देखिए हम इस स्टेंजा को पढ़ रहे थे, अभी ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा भी 2 स्टेंजास रह जाते हैं, उनको हम अभी करेंगे आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे पोइट ने बोला है कि जिस तरीके से म्यूज़िक, अगर हम म्यूजिशियंस की बात करें या स्कल्पचर जो बनाते हैं उन लोगों की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेहनत उनको लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम उनको लगता है, और उसके बाद भी उनको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, या फिर अपनी आर्ट को वो खुद से स्कोर नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपने लव को खुद से जज नहीं कर सकता हूँ। तो आगे ये बोलते हैं कि आई गेव यूथ बट वी राइड इन फाइन, कि शायद मैंने अपनी पूरी जवानी या अपनी जवानी का एक पूरा वक्त अपनी मिस्ट्रेस को दिया है और काफ़ी टाइम हम लोगों ने साथ बिताया है और बहुत सारी अच्छी यादें उस चीज़ की हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को एक दोष ना देते हुए मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, इस राइड को कंटिन्यू रखता हूँ। फिर आगे ये बोलते हैं हु नोज़ व्हाट फिट फॉर अस, कि किसे पता है कि हमारे लिए क्या बेटर होगा। हैड टेक प्रपोज्ड ब्लिस हेयर शुड सब्लिमेट माई बीइंग हैड आई साइन द बॉन्ड स्टिल वन मस्ट लेड सम लाइफ बियॉन्ड। देखिए वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस के साथ कोई बॉन्ड साइन नहीं किया, उन्होंने उसको प्रपोज़ किया था, प्रपोज़ करने के बाद वो लोग अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ थे, और अब अगर उनकी मिस्ट्रेस दूर जाना चाहती हैं तो उनके ऊपर कोई भी वो प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, उनको बाउंड करके नहीं रखना चाहते हैं। तो हैव अ ब्लिस टू डाई, कि इंसान के पास मरने के लिए भी करेज होना चाहिए। और फिर ये कहते हैं दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन अ गोल दिस ग्लोरी गार्डन राउंड माई सोल, कि अब वो अपने आप को या अपनी एक सोल को यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि उनकी मिस्ट्रेस आज के बाद उनसे कभी नहीं मिल पाएंगी। फिर वो कहता है कुड आई डिस्ट्रॉय सच, कि क्या वो ये सब कुछ खुद कर सकते हैं, ट्राई एंड टेस्ट, या उनको फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आई सिंक बैक शंडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट अर्थ बीइंग सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट, कि वो कहते हैं पृथ्वी इतनी खूबसूरत है, क्या हेवन ऐसी ही दिखती होगी। नाउ हेवन शीन बोथ बियॉन्ड दिस राइड, अब वो कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही मेरे साथ इस राइड पे हैं, मेरी मिस्ट्रेस के साथ। अब ये है हमारा इस पोएम का लास्ट स्टैंजा। तो फाइनली ये इस पोएम की समरी कंप्लीट होती है। अब धीरे धीरे मैं आपके लिए यूनिट 7 और 8 की वीडियोस भी जल्दी अपलोड करूँगी। आई थिंक कल संडे में आपको दोनों ही वीडियोस मिल जाएंगी, दोनों यूनिट 7 भी और 8 भी। उसके बाद फिर हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें कि इंग्लिश की यूनिट वाइज हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एक वीडियो हिस्ट्री यूनिट 7 की है और एक पॉलिटी की है। बाकी की वीडियो जल्दी आएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ।
एंड येट शी हैज़ नॉट स्पोकन सो लॉन्ग। देखिए इतना सब कुछ जो अभी हमने पढ़ा उसमें क्या था कि जो पोइट है वो अपने ही थॉट्स को अपने ही मन में कह रहे होते हैं। उनकी जो मिस्ट्रेस है उन्होंने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला है। फिर आगे वो कहते हैं व्हाट इफ़ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, कि क्या होगा अगर जो हेवन है वो भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग और फेयर हो। एट लाइफ्स बेस्ट, कि अपनी लाइफ के बेस्ट में, विद अवर आई कैप्चर्ड विद लाइफ्स फ्लावर इज फर्स्ट डिसिप्लिन वी फिक्स सो एवर शुड बी अवाइड। What if we still ride on? We too with life forever, all yet new, change not in kind but in degree. The instant made eternally, and heaven just proved that I and she ride together forever right. अब वो सोच रहे होते हैं कि क्या हो, कितना अच्छा हो कि अगर वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ फिर से अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख सकें, या उनकी जो ये राइड है वो कभी ख़त्म ही ना हो और हेवन की तरह ये राइड चलती रहे। और लास्ट में उन्होंने अपने माइंड को यहाँ पे थोड़ा सा बदला है कि अभी तक वो सोचते थे कि जब उनकी मिस्ट्रेस उनसे दूर हो जाएंगी तो अपनी लाइफ को वो वहीं पे एंड कर लेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। बट अब उन्होंने सोचा है कि उन सारी पॉजिटिविटी के साथ, ये सारे एक अच्छे मोमेंट्स के साथ उनको याद रखते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा अचीव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।